वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर हम जो एक्ट ले रहे थे वो है आपका इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। पार्ट फर्स्ट हमने पूरा किया था, पार्ट सेकंड हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 7 पॉइंट जो कवर किए थे, एक बार मैं उनको आपको बता देता हूँ, फिर पार्ट 8 से ऑनवर्ड्स हम इसको समझेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था जो था कि इक्वल रेमुनरेशन एक्ट आपका 1976। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था लेक्चर 14 के अंदर शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, कि एक्ट कब कमेंस हुआ था, तो इसका आंसर कब था 1976 में हुआ था। फिर हमने डेफिनेशंस देखी थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स क्या होती है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। उसके अंदर हमने एग्जांपल भी देखे थे। सेंट्रल के अंदर रेलवे था आपका, बैंकिंग था, माइंस थी, ऑयल फील्ड थी, मेजर पोर्ट्स थे। तो ये सब किसका पार्ट थे, आपका सेंट्रल का पार्ट थे। इसके अलावा कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट हैं, अदर एम्प्लॉयमेंट हैं, वो किसके अंदर किसका पार्ट थे, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट थे। इस एक्ट के अंदर हमने डेफिनेशन देखी, एम्प्लॉयर कौन है, मैन वूमन कौन है, प्रिस्क्राइब्ड कौन है, और नोटिफिकेशन, प्रिस्क्राइब्ड और रेमुनरेशन, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, और वर्कर क्या है। तो ये हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था, हमने किसके अंदर, डेफिनेशंस के अंदर हमने देखा था। फिर हमने पार्ट 3 पढ़ा था। पार्ट 3 के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जो इक्वल पेमेंट होना चाहिए वेजेस का एम्प्लॉय को, उसको हमने देखा था। एक्ट हो हैविंग ओवरराइड इफेक्ट, कि यहाँ पे जो भी पुराने प्रोविजंस चले आ रहे हैं किसी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी इक्वल रेमुनेशन के आने के बाद इक्वल रेमुनेशन के ही प्रोविज़न क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। फिर पार्ट 4 के अंदर हमने देखा था अदर मैटर्स की जो ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर है वो इक्वल रेमुनेशन मैन और वुमेन को पे करने की है। जिसमें हमने देखा था कि सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है तो उसके लिए सेम वेजेस होनी चाहिए। सेम वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर है तो वहाँ पे सेम वेजेस होनी चाहिए। फिर हमने देखा था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जब हम हायर करते हैं, एम्प्लॉयर मैन एंड वुमेन को हायर करता है, तो वहाँ पे एक चीज़ और भी थी, एक आपका अमेंडमेंट आया था। उसमें बोला था कि रिक्रूटमेंट के साथ साथ, हायर करने के साथ साथ उसका प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, ट्रांसफ़र है, तो उसमें भी हमें क्या करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एक्सेप्ट कौन सा केस था आपको पता होना चाहिए। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो रिजर्वेशन होता है, जैसे SC ST है, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एक्स सर्विस मैन है, रिट्रेच एम्प्लॉयड ऑफ एनी क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन है, तो उनको छोड़कर, ठीक है ना, कि जो हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नो डिस्क्रिप्शन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर एक्सेप्ट provided that the provision of this act shall not affected any priority or reservation of SC ST, ex-serviceman, retrenchment एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर क्लास। तो हमें इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है मैन वुमेन के अंदर। फिर हमने देखा था एडवाइजरी कमेटी क्या है, एडवाइजरी कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। एडवाइजरी कमेटी के बारे में हमने पढ़ा था कि एक एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसका काम ही यही है, वो देखती है, वो एडवाइस करती है कि जो वुमन जो हैं उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ वुमन एम्प्लॉयड कितनी हैं, उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो पर डे कितने आवर वर्क करते हैं, वो जो वर्क है वो इस तरीके की नेचर का है कि वो सूटेबल है वुमन के लिए, ठीक है ना, और क्या नीड्स हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो वो उनका पर्पस यही होता है कि वुमेंस के इंटरेस्ट को क्या करना, सेव करना कहीं ना कहीं। फिर है आपका, फिर हमने देखा था एडवाइजरी कमेटी के बाद हमने देखा था एक ही अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी और हायरिंग एंड डिसाइडिंग द क्लेम। तो हमने बोला था कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें जो पर्सन उसको हियर करेगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर होना चाहिए, मतलब कम से कम वो लेबर ऑफिसर की रैंक का तो होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था ए गवर्नमेंट अपॉइंट अथॉरिटी नोट टू बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर, कि लेबर ऑफिसर की रैंक से कम का पर्सन हमें जो है नहीं करना है अपॉइंट। द अथॉरिटी हैव ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हमने ये भी देखा था इसके अंदर। फिर हमने ये बोला था कि जो 7 पॉइंट्स हैं ये पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। जो लेक्चर अपना कौन सा था, बोलो, लेक्चर नंबर 14। अब हम 7 के बाद 8 ऑनवर्ड्स पार्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 15 के अंदर, जो अपना करंट लेक्चर है उसमें हम देख रहे हैं ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या रहता है, आपने सारे प्रोसीजर रूल्स तो फॉलो कर लिए लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं किया, तो ये डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं करते हो
यदि एम्प्लॉयर, तो ये माना जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है और उसके लिए उसकी पेनल्टी भी होती है, ठीक है ना। ऑन द, यहाँ चाहते हैं ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन द रजिस्टर, कि हमें लेबर्स के रिगार्डिंग, इक्वल रेमुनेशन के रिगार्डिंग जो भी हम प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें उसका प्रूफ भी रखना है कि हम उसके लिए क्या रजिस्टर्स भी बना रहे हैं। यदि हम उसके लिए रजिस्टर नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेबल हो सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है ना, उसमें ये ध्यान रखना है आपको। ऑन or from the commencement of the act, every employer shall maintain such register and other document in relation to the worker employed by him as a prescribed। इंस्पेक्टर की हम बात करें तो इंस्पेक्टर आपको पता ही है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो अदर केस में स्टेट हो, तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन एज टू वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर बीइंग कंप्लाइड विद बाय एम्प्लॉयर मे डिफाइन द लोकल in limits within which inspector may make some investigation। Every inspector shall be deemed to public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code। इंडियन पेनल कोड IPC की जो सेक्शन 21 है वो ये बता रही है कि जो इंस्पेक्टर है वो क्या है, वो इसको क्या करेगा, सुपरविज़न करेगा। एन इंस्पेक्टर may at any place within the local limit of his jurisdiction enter at any reasonable time with such assistance he think fit by building factory and premises, कि वो physically visit भी कर सकता है उसके लिए। require any employer to produce any register माइस्टर रोल और अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर है वो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। टेक ऑन द स्पॉट एंड अदरवाइज एविडेंस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, और ये देखना है कि ये सारे एक्ट जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हैं। एग्जामिन द एम्प्लॉयर, हिज एजेंट, सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फाउंड इन चार्ज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एनी प्रीमाइसेस कनेक्टेड वेयर विद पर्सन हुम द इंस्पेक्टर हैज़ रीजनेबल कोज। वो उसके बाद वो जो भी उसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो क्या करेगा, चेक करेगा, वो कॉपीज़ को चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हुए हैं। मेक कॉपीज एंड टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन रिलेशन to the establishment under this act। Any person required by an inspector to produce any register or other document to given in an information comply with such requisition, कि उसको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है जो उसने मेंटेन रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी, पेनल्टीज़ की बात करेंगे। देखो, यदि आप ऊपर जो रजिस्टर्स आपको रखे हुए हैं जो इंस्पेक्टर चेक करने आता है, सेक्शन 8 में आपने रजिस्टर रखे, सेक्शन 9 के अंदर इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, उसको चेक करने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने यदि वो चीज़ें पूरी नहीं की तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो पेनल्टी क्या है, पेनल्टी क्या है कि यदि सिंपल इम्प्रिजमेंट है, सिंपल और एक मेजर होता है, माइनर बोल सकते हैं सिंपल को। इम्प्रिजमेंट 1 मंथ का होता है, फाइन 10,000 होता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और जो आपका मेजर केस हो सकता है, मेजर केस के अंदर क्या होगा, वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो आपका 3 मंथ टू 1 ईयर हो सकता है, और जो आपका इसको बढ़ा के हम 2 ईयर्स भी कर सकते हैं, और जो फाइन है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 भी हो सकता है। तो ये जो पनिशमेंट है ये गवर्नमेंट ने इसलिए रखा हुआ है कि आप सारे जो रूल्स रेगुलेशन है उनको क्या करें, पूरा करें। तो इफ़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी एम्प्लॉयर बीइंग रिक्वायर्ड टू बाय दिस एक्ट सो टू डू ओमिट एंड फेल टू मेंटेन एंड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू द वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम, यदि वो इस तरीके का रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं रख रहा अपने एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है। और इसके लिए आप देखें तो यहाँ पे पनिशमेंट भी है, ठीक है ना, विद ए सिंपल का मतलब है आपका माइनर है, इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच एक्सटेंड टू 1 मंथ, और विद ए फाइन जो आपका 10,000 है, ठीक है ना, और विच में एक्सटेंड 10,000 रुपीज़, और विद बोथ दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा यदि वो ये यदि आपका मेजर है, यही आपका क्या है, मेजर है, मेजर के केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपका इम्प्रिजमेंट 1 मंथ का था इसको 3 मंथ टू 1 ईयर और बढ़ा के 2 ईयर भी कर सकते हैं, और जो फाइन है वो उसको हम कितना कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देखें, omit to fail carry out direction made by the appropriate government under subsection 5 of the section 6, the punishment with not less than 10,000 but may extend to 20,000 रुपीज़, है ना। और imprisonment term which shall be नोट लेस देन, मतलब जो 1 मंथ थी उसको 3 मंथ्स था और बढ़ाकर 1 साल या फिर 2 साल, और ये दोनों चीज़ें भी उस पर क्या हो सकती हैं, एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो ये चीज़ें यदि कर रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहा है चाहे वो कंपनी कर रही है, तो उस पर भी क्या आपका फ़ाइन एप्लीकेबल होगा और पनिशमेंट जो है वो चीज़ें हो सकती हैं जो हमने यहाँ पे फ़ाइन के बारे में पढ़ा। तो ऑफेंस बाय कंपनी भी है, यदि कंपनी भी ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती तो उस पर भी ये फ़ाइन लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमने पार्ट सेकंड को क्या किया है, पूरा किया है। थैंक्स।